Good morning, students. In previous lecture, we have discussed Gauss theorem's application, one application, that is formula of electric field due to uniformly charged spherical shell. Today, we are going to discuss second application of Gauss theorem. So, see here, second application, formula of electric field due to uniformly charged electric field due to infinitely long uniformly charged wire formula of electric field due to infinitely long uniformly charged wire. Using Gauss theorem, we have to derive this formula. It is second application of Gauss theorem. Consider a uniformly charged wire of infinite length. We can mark like this: infinite length. It is positively charged wire, length is infinite. We have to find formula of electric field due to this uniformly charged wire. Consider its linear charge density. Consider uniform linear charge density of charged wire is lambda. Then what will be value of lambda? Lambda we can write dq by dl, या जैसे भी कंडीशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे. यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी सपोज कर लीजिए लैम्डा. देखो इससे मान लो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करना है. तो ये r डिस्टेंस राइट लेफ्ट दोनों साइड ले सकते हैं. We have to find electric field due to this uniformly charged wire at distance r from the wire. देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा. अब आइए सबसे पहले सोचिए गॉसियन सरफेस किस तरह का कंसिडर किया जाएगा. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज length or wire, we have to consider Gaussian surface as a cylindrical surface. So we have to consider a cylindrical surface as a Gaussian surface. For this you take finite length of the wire. एक finite length इसका assume कर लिया जाए L length, क्योंकि इसमें एक certain charge होगा. यहाँ से linear charge density find कर सकते हैं. इसमें charge मान लीजिए Q है. R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. आर रेडियस का गॉसियन सरफेस, आर रेडियस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कीजिए एज ए गॉसियन सरफेस जिसका लेंथ एल हो. सो ड्रॉ और सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल एज ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस. देखिए ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया. एज अ गॉसियन सरफेस. इसका रेडियस r है. दिस रेडियस इज r एंड लेंथ इज l. l लेंथ है और रेडियस r है. टोटल चार्ज यह लेंथ में q है. सो इफ चार्ज of length L
wire is Q, then what will be lambda? Lambda equal to Q by L or Q equal to lambda L. ये Q का वैल्यू है, जहाँ कहीं रिक्वायरमेंट होगा पुट कर लिया जाएगा. नाउ कम टू दिस डायग्राम. देखो गासियन सरफेस में फिर से एक बार सिलेंड्रिकल सरफेस आया. इसके पहले सिलेंड्रिकल सरफेस को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं न्यूमेरिकल में, वेरिफिकेशन में. सिलेंड्रिकल सरफेस जब भी आएगा तो इसमें दो फ्लैट सर्कुलर फेस होते हैं और एक कर्व्ड फेस होता है, और तीनों रीजन में हमको एरिया एलिमेंट एज्यूम करना होता है गाउस थ्योरम अप्लाई करने के लिए. तो फ्लैट फेस जैसे मान लो ये S1 है, और ये कर्व्ड फेस या कर्व्ड सरफेस को ही मान लो S1, इसको मान लीजिए S2 और ये S3. दो फ्लैट फेस S2 S3 और कर्व्ड फेस को S1. अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. किसी पॉइंट पर अगर आप मार्क करेंगे, यहाँ मार्क करते हैं तो भी इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ऐसे यहाँ भी अगर मार्क करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स ये मार्क हो. तो अब S1 में एक एरिया वेक्टर ले लीजिए ds1. अब चलो S2 में एक एरिया वेक्टर है यहाँ ds2. अब इस पर एक एरिया वेक्टर ले लीजिए ds3. S3 एरिया है तो ds3 लीजिए. ये कर्व्ड फेस है, कर्व्ड सरफेस, और ये दोनों फ्लैट सर्कुलर फेसेस. इन पर ds2 ds3 और यहाँ ds1. अब इसी को यहाँ लिख दीजिए. कंसीडर, या पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at distance r is E, and area vector in three regions S1, S2, S3 as ds1, ds2 and ds3. ये थ्री रीजन में ds1 यहाँ ds2 और यहाँ ds3 ये एरिया वेक्टर एज्यूम किया गया. नाउ ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गॉसियन सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with Gaussian surface. You know formula phi E, surface integral of electric field over area S. Now in case of cylindrical Gaussian surface, the whole area divided into three parts, two flat circular faces and one curved face or curved surface. So it can be written as E dot ds1 for area S1. S1 एक कर्व्ड सरफेस प्लस E डॉट ds2. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहीं इसी पॉइंट पर ले रहे हैं, यहीं एरिया वेक्टर है, तो E डॉट ds2 S2 के लिए हो गया, और प्लस E डॉट ds3 S3 इसके लिए. अब इनमें जहाँ से एंगल चेक कर लो, ds1 में एंगल 0, ds2 में 90 और ds3 में 90. इसको पुट कीजिए. E ds1 cos 0 प्लस E ds2 cos 90 प्लस E ds3 cos 90. ये दोनों 0 हो जाएंगे, cos 90 की वैल्यू, ये 1 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू E ds1 S1 एरिया पर
+0 +0। अब E को बाहर ले लो और ds1 इंटीग्रेट हो जाएगा S1 एरिया पर। सो phi E दिस इज इक्वल टू E इंटू ds1। देखिए ds1 कर्व्ड सरफेस में है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस। यू नो द फार्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r h। h के प्लेस पर यहाँ पर l है, सो इट विल बी E into 2 pi r l। So this is the value of electric flux linked with this cylindrical Gaussian surface। Is it clear? अब यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आपको मिल गया तो यहाँ पर हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम किसके इक्वल होगा? दिस शुड बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। So see here what is charge enclosed by this Gaussian surface? It is Q. So use Gauss theorem. Using or according to Gauss theorem, this phi E equal to Q by epsilon naught. Q is the charge enclosed by this Gaussian surface. Now phi E, we have calculated phi E as E into 2 pi RL. This is equal to Q by epsilon naught. So what will be value of E? 1/2 pi epsilon naught Q by RL। इक्वेशन 1 में Q इक्वल टू लैम्डा L लिखा हुआ है, सो E इक्वल टू 1/2 pi epsilon naught लैम्डा L by RL। LL कैंसिल हो जाएगा, यानी E इक्वल टू 1/2 pi epsilon naught लैम्डा अपॉन R। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर E। इट इज 1/2 pi epsilon naught लैम्डा by R, यूनिट वेक्टर N। दिस N इज unit vector directed radially outwards। ये डायरेक्शन हो जाएगा यूनिट वेक्टर का। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely long uniformly charged wire whose linear charge density is lambda। In this way we can derive the formula। This one is second application of Gauss theorem। इसको एक बार देखिएगा, ये एप्लीकेशन कई बार पूछा गया बोर्ड में। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिख रहे हैं, देखिए इसको। सपोज इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज, दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, linear charge, uniform linear charge density is lambda। ये given है। An electron is revolving around the wire in circular path। Find kinetic energy of electron। ये आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मान लो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ऐसे रिवॉल्व करो। वेलोसिटी इसकी भी, तो r रेडियस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब सर्कुलर ट्रैक पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा तो सेंटीमीटर फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, और यह सेंटीमीटर फोर्स इसको मिलेगा कहाँ से? ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप करेगा और टुवर्ड सेंटर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। देखिए सेंटर की ओर यह एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स
इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा टू रिवॉल्व अराउंड द वायर। ये गिवन है आपको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। इन्हीं के टर्म में हमको वैल्यू फाइंड करना है, लैम्डा के भी टर्म में ले सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्वेश्चन एक बार सीबीएसई फॉरेन में पूछा गया, तो इसीलिए एग्जाम्पल ध्यान पर आ गया, ले लिए यहाँ पर। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों फार्मूला mv²/r। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged wire at distance r is E, then what will be value of E? अभी हम लोग लिखे हैं 1/2 pi epsilon naught lambda by r, ये E का वैल्यू हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, this F equal to E into E, that is E into 1/2 pi epsilon naught lambda by r. Now as you know, centripetal force is not a such force which has its own existence. Any other forces which are found in nature may provide required centripetal force. So here centripetal force is provided by this electric force, centripetal force provided by electric force. So we can write mv²/r equal to E into 1/2 pi epsilon naught lambda by r। r कैंसिल हो गया, गिवन भी नहीं था रेडियस, रेडियस कैंसिल। आप यहाँ v² का वैल्यू या mv² का वैल्यू फाइंड करो। इस mv² इक्वल टू 1/2 pi epsilon naught lambda e हो गया, lambda e 1/2 pi epsilon naught। So you know kinetic energy हाफ mv² का वैल्यू पुट कर दो है, ये हाफ mv²। मास का भी कोई रिक्वायरमेंट वैसे नहीं है, केवल चार्ज का रिक्वायरमेंट है, तो हाफ mv², ये मास की भी कोई जरूरत नहीं। ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा, इट विल बी 1/4 pi epsilon naught lambda e, lambda e by 4 pi epsilon। ये काइनेटिक एनर्जी k का वैल्यू होगा। इसमें एक पार्ट और दिया था क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच एक ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ बिटवीन k एंड लैम्डा, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, तो दो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज के बीच ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये k हो गया, लैम्डा हो गया, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से कभी कभी 11th के टॉपिक का भी कुछ टर्म आ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा के लिए जानिए कि ऐसा कोई फोर्स नहीं है जिसका अपना सेल्फ का एग्जिस्टेंस हो। नेचर में जितने फोर्स मिलते हैं सजेशन के अकॉर्डिंग वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ऐड कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और यह इलेक्ट्रिक फोर्स से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ से हमको mv² का वैल्यू मिलेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा। अगर कहे कि ये प्रूव करो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, देखिए इसमें सारे टर्म कांस्टेंट हैं, केवल लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। लैम्डा भी अगर यूनिफॉर्म हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। और ग्राफ अगर प्लॉट करने के लिए कहेगा तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को भी चेक कीजिएगा। बाकी एक और एप्लीकेशन इसका बचा हुआ है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करते हैं। थैंक्स।